हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के बारे में बताएंगे, प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास से एसएससी में पूछे गए, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भीमबेटका वे रॉक सेल किस तरहट्टी में स्थित है? किस तरहट्टी में स्थित है? ठीक है, भीमबेटका वे रॉक सॉल्ट किसकी तरहट्टी में स्थित है? विंध्य रेंज में। कौन से? विंध्य रेंज में। मध्य प्रदेश में रिक्त स्थान की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण किसका? तो भीमबेटका। किसका? मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफे की। किसका? भीमबेटका गुफे की। भीमबेटका गुफे की। भीमबेटका रिक्त स्थान के लिए प्रसिद्ध है, गुफा चित्रशैली के लिए। किसके लिए? गुफा चित्रशैली के लिए। भीमबेटका गुफा चित्रशैली के लिए प्रसिद्ध है। किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का बहुयात में किया गया था? तो कलीबंगा ईंटों का प्रयोग बहुयात में किया गया था, तो कलीबंगा। किस नौपाषाणी स्थल के गर्त निवास के प्रण मिलते हैं? तो बुर्ज होम से। कहाँ से? तो बुर्ज होम से, नौपाषाणिक स्थल से। कहाँ से? तो बुर्ज होम से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियाँ, अग्नि कुंड, हल के जूते, खेत युगल सावधान में से कौन से तत्व कलिबंगन से नहीं गए? तो युगल सावधान जो है वो कलिबंगन से नहीं, बाकी सब भी जो भी है श्रृंगार की जो चीज़ें थी वो चूड़ियाँ, रंग वंग सब मिले थे कहाँ से? कलिबंगन से मिले थे। अगला क्वेश्चन, लोथल, देमाबाद, सुरकोटदा, धौलावीरा में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो देमाबाद गुजरात में स्थित नहीं है। देमाबाद गुजरात में स्थित नहीं है। लंघनाज, गणेश्वर, बागोर, आदमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण कालीन नहीं है? गणेश्वर क्या है? मध्य पाषाण कालीन नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर स्थित है? तो साबरमती। कहाँ? तो साबरमती। हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से लोहे का साक्ष्य नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित था? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? यह अभी भी अनपढ़, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वह उसको कोई अभी तक पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, लघु पाषाण क्या होता है? तो लघु पाषाण पत्थरों के औजार। लघु पाषाण पत्थरों के औजार। ठीक है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इतिहास के आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। इतिहास के आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। जिस कार्य का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उससे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल वे अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण कालीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, ये काल होगा, यहाँ भी काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका गुफा किस राज्य में? तो भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका गुफा भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। ठीक है, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार पाए गए थे। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार पाए गए थे।
उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूर्व पाषाण काल को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला पूर्व पाषाण काल, कोड उपकरण, हस्त कुठार खंड विदारणी। दूसरा मध्य पाषाण काल, फलक उपकरण तथा उच्च पूरा पाषाण काल, दक्षिण व खुरचनी उपकरण। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न में पत्थर के औजार के संबंध में पूछा गया है, तो जो सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल से ही प्रदर्शित है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात थी, यानी कि अभी तक उसे कोई पढ़ नहीं पाया है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो अज्ञात लिपि थी। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल्य चिन्ह 250 से 400 तक अक्षर है। कितने अक्षर है? तो 250 से 400 तक अक्षर है और 64 मूल्य चिन्ह है, जो सेल खड़ी की, आयताकार मोहर, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। मोहनजोदड़ो का अस्थायी नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम था मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो, जिसका सिंध भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का सिंध भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला होता है। इसके खोजकर्ता सर्वप्रथम 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व को और ध्यान आकर्षित किया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था 1922 में। हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। कब? तो 1921 में। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धन्नागार। ठीक है, कौन? धन्ना, यानी कि अनाज रखने वाला जो घर था वह सबसे बड़ा है। मोहनजोदड़ो में धन्नागार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानगार की उत्तर के दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर तथा पूरब से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.01 मीटर थी। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? तो कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला। सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई बालिका की एक मूर्ति का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? तो सिंधु घाटी सभ्यता से एक नृत्य करती हुई बालिका का मिला है। सिंधु घाटी के लोग एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति, जो कांसे से निर्मित है। और किसकी बनी है मूर्ति? तो कांसे की। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा सैद्धांतिक सभ्यता का पूरा स्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र यानी कि मिट्टी के बर्तन मिले हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी व्यापार। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो व्यापार थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई है? तो लोहे की धातु नहीं पाई गई है। लोहे की धातु नहीं पाई गई है। लोहे की धातु नहीं पाई। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी, जहां की सड़कें पूर्व से पश्चिम की, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी कि एक दूसरे को जैसे इस तरह से गली जाती थी, एकदम समकोण पर काटती थी। ठीक है, निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। नगर नियोजन को माना जाता है यह नगर और कस्बे का निश्चित
योजना के अनुसार बसाए गए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हैं? तो देखिए हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है। कौन सी नदी पर है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो सिंधु नदी के किनारे पर मोहनजोदड़ो स्थित है। कौन है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो के धनुषा से पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नानागार होते थे और पानी के लिए नलियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। देवी माता की पूजा संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता से देवी माता की पूजा संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता से देवी माता की पूजा संबंधित है। देवी माता की मृत देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों के प्राप्त मृत देवी की मूर्ति में से इस बात का ज्ञात होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो पतन नगर बंदरगाह लोथल था। कौन था? तो लोथल था। कौन था? तो लोथल था। लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य SR राव के निर्देश में खुदाई की गई, जहां 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर का अवशेष प्राप्त हुआ। कि सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंट का बना हुआ विशाल आकार 214 × 36 मीटर का एक घेरा है, जिसके राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताई। इस प्रकार लोथल एक पतन नगर था। लोथल में 2 भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते। पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। पूरी की पूरी बस्ती कैसी थी? तो एक ही दीवार से। लोथल नाम स्थान पर निम्नोत्तर सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो सिंधु घाटी का। किसका? तो सिंधु घाटी का। निम्न में से कौन सा सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो लोथल को बंदरगाह शहर माना जाता है। शतुरुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो अफगानिस्तान में। शतुरुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो अफगानिस्तान में है। ठीक है। शतुरुई मुंडी गाक सिंधु घाटी से संबंधित पूरा स्थल क्षेत्र है जो अफगानिस्तान में स्थित है। चलिए अब हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। क्या? वैदिक सभ्यता। तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता थे इंद्रदेव। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। 4 जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण था? तो ब्राह्मण। कौन सा वर्ण था? ब्राह्मण। श्रीमद् भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? महाभारत का भाग है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। वेद कितने हैं? तो 4 वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यानी कि 4 वेद होते हैं। किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। जो गेहूं, चावल तथा तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। मानव जाति की सबसे पुराना साहित्य विरासत कौन सी है? तो ऋग्वेद। सबसे पुराना साहित्य विरासत कौन सी है? तो ऋग्वेद। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? तो 4 भागों में विभाजित किया गया था। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो कठोपनिषद। अजुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद तथा शिल्प वेद में कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना
जाता है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? वेद, उपनिषद, पुराण और धर्म सूत्र किस भाग में लिखे गए हैं? तो संस्कृत भाषा में लिखे। किस भाषा में लिखे गए हैं? तो संस्कृत भाषा में। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्म सूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो संस्कृत भाषा में लिखे गए। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों में से संबंध रखता है? तो यजुर्वेद धार्मिक। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत। उपनिषद क्या है? तो हिंदू दर्शन का स्रोत है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और उसके उत्पादन थे। क्या थे? तो दूध और उसके उत्पादन थे। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो दूध और उसके उत्पादन थे। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यौ यानी कि जौ डालकर क्षीर पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाले में से था? तो सबसे पहले जौ। कौन सा? जौ अन्न को सबसे पहले मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाया गया था। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ का प्रयोग करने का साक्ष्य होता है। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो तांबा। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो तांबा का प्रयोग। ऋग्वेद लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वेद आर्य लोहे से प्रचलित नहीं थे। लोहे से प्रचलित। वेद शब्द का अर्थ है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रय कहा जाता है? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रय कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रय कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रय या त्रय कहा जाता है। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ऑप्शन ए ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। हिंदू धर्म में मानव जीवन को हिंदू धर्म में मानव जीवन के 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम को 25-25 वर्षों की अवधि निर्धारित किया गया है। अतः ब्रह्मचर्य के लिए आरंभिक अवस्था से 25 वर्ष तक, गृहस्थ के लिए 25 वर्ष से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ के लिए 50 वर्ष से 75 तथा संन्यास के लिए 75 से 100 वर्ष तक। जावरोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया, जो कि आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। इसका प्रमुख कारण उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। व्यवसाय पर किस पर आधारित थी? तो व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य की पृष्ठ होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। ठीक है। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी, ना कि जमीन। उपयुक्त यानी कि ये सभी सही है। क्या है? सभी सत्य।
सभी सत्य। ऋग्वेद में गाय की इसकी चर्चा है कि ऋग्वेद आर्यों के को प्रमुख रूप से पशु चारा कहा जा सकता है। गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है। उनके अधिकांश युद्ध गाय को लेकर ही हुए हैं। ऋग्वेद में युद्ध का प्रायश्चित गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जहाँ कहीं पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई थी, इसमें आमतौर पर गाय ही होती थी और भूमि कभी ना होती थी। ऋग्वेदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। भूमि निजी संपत्ति नहीं होती। आर्य को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो मैक्स मूलर ने कहा ना कि आर्य एक जाति कहने वाला एक पहला कौन था? तो मैक्स मूलर महोदय आर्य का आदि देश मध्य एशिया रोडस बैक्टीरिया को मानते थे। मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर आई। आर्यन जनजाति की प्राचीन बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजाति की प्राचीन सप्त सिंधी कहाँ है? सप्त सिंधी